जय हिंद गाइस, आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर शुभम पटेल। आज हम लोग क्लास 12th में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसी को आगे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण जो एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी होती है वो डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑन नॉन एक्सियल पोजीशन। और भी इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें कवर करने वाले हैं, प्लस इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं उसका भी एक प्रोफार्मा तैयार है हमारे पास। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। चलिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले एक उस पर नजर डाल लेते हैं। पढ़ने वाले हैं हम लोग सर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, नॉन एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉर्क, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा और उस डायपोल को टर्न करने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है मेरे पास, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑन नॉन एक्सियल पोजीशन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉन एक्सियल पोजीशन क्या होता है। एक्सियल पोजीशन में जिस एक्सिस पर मैंने डायपोल को पुट किया है, डायपोल जिस एक्सिस पर रखा है उसी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं तो वो एक्सियल पोजीशन को क्रिएट करता है। नॉन एक्सियल पोजीशन की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा प्रोफार्मा लेके चलते हैं। चलिए, तो नॉन एक्सियल पोजीशन में पहले तो मेरा काम टारगेट क्या है कि मैं एक एक्सिस एक डायपोल कंसीडर कर लूँ। तो मैंने गाइस डायपोल कंसीडर किया है, डायपोल कंसीडर कर लिया, मैंने नाम दे दिया उसको AB। ओके, इसका जो सेंटर है हमने मान लिया ये सेंटर है, सेंटर को कंसीडर कर लिया O है, सेंटर O है। तो जो इसकी पोजीशन होगी, पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पोजीशन होगी मतलब इसका जो डायपोल लेंथ होगा वो कितना होगा, तो डायपोल लेंथ हो जाएगा सर इसका 2a। ओके, अगर ये डायपोल लेंथ 2a होता है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट मीन्स OA और OB जो है, चूंकि टोटल लेंथ 2a है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी बेटा। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद मेरे पास गाइस बचेगा ये कितना हो जाएगा, हाफ ये भी हो जाएगा, हाफ ये भी हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा A। ठीक है, ये तो मैंने डायपोल क्रिएट किया है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि ये दो चार्जेस से मिलके बनता है -q एंड +q। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि यह नॉन एक्सियल पोजीशन पर मुझे निकालना है, जिसे मैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहूंगा। तो ब्रॉड ऑन साइड ऑन पोजीशन जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर फॉर्म में बनेगी। तो मैंने कंसीडर कर लिया इसका परपेंडिकुलर फॉर्म में, डायपोल से परपेंडिकुलर फॉर्म में हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये मैं कंसीडर कर लेता हूं। तो डायपोल से परपेंडिकुलर फॉर्म में एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया गाइस, वो क्या है P। ओके, तो यहां से अगर ये डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस मेरी हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है यहां पर। इन पॉइंट्स की बात करूं और ये जो रखा हुआ है ये कितने डिस्टेंस पर रखा है सर, तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने रखी हुई है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R डिस्टेंस पर रखा है। तो मेरे पास वैल्यूज जो मैंने जो प्रोफार्मा तैयार किया है, जो डायग्राम आपके लिए बना के रखा है, उसमें मैंने कंसीडर किया है कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस पर -q और +q चार्जेस अप्लाई किए हुए हैं और इसकी जो डायपोल की लेंथ जो कि 2a होती है। अगर मैं इसके सेंटर से P पॉइंट पर कोई पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं जो कि R डिस्टेंस पर है, हमें यहां पर रिजल्टेंट फाइंड करना है गाइज। तो ये क्या होगा, तो इसकी थ्योरी पर हम लोग बढ़े। थ्योरी इसी से रिलेटेड है। Consider an electric dipole AB with charges -q and +q. The distance between two charges is 2a, which is also known as the dipole length. OB the center of dipole. O क्या है, center of dipole है। तो इस कंडीशन में अगर O center of dipole है तो OA और OB दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, A हो जाएगी। We have to find intensity of electric field due to dipole moment on non-axial position at point P, which is situated at R, distance R from the center of dipole. फॉर वैल्यू ऑफ PA एंड PB बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमें जो वैल्यू निकालना है गाइस
पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं वैल्यू करूँ, बात करूँ बाय वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी, इसकी बात करें, ठीक है, यही कंसिडर कर लेते हैं। एक्चुअल में इसको लिखना लास्ट में आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पी ए और पी बी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से, तो मुझे एक दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल से क्रिएट हो रहा है। ये वाला जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, क्योंकि इसका बेस दोनों का सेम है, परपेंडिकुलर दोनों के लिए सेम है, तो वैल्यूज तो इक्वली आना है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से पी ए और पी बी की वैल्यू की बात करूँ तो पी ए और पी बी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, मैं अगर इस वैल्यू की लूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं पी ए का स्क्वायर, ओके बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, आर स्क्वायर है, प्लस बेस की बात करूं तो बेस क्या हो जाएगा, बेस है ए स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं पी ए का स्क्वायर या पी ए इज इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू हम किस में लिख सकते हैं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर अंडर रूट को और भी चेंज करना हो तो पी ए इज इक्वल टू रूट हटाकर मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट जो हो जाएगा हाफ पावर हो जाएगी। तो मुझे पी ए की वैल्यू मिल गई, और इतना कितना क्या है, पी बी है। तो फॉर वैल्यू ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से जो मैंने अभी सॉल्व किया, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या मिल गई, 1/2, या रूट में भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या इसे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें जैसे मैंने एक्सियल पोजीशन में आपको लोगों को बताया था कि एक माइनस क्यू के कारण मिलेगी और एक प्लस क्यू के कारण मिलेगी, माइनस क्यू के कारण एक E1 मिलेगा और माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण क्या मिलेगा, E2 मिलेगा, जो भी आप कंसिडर करना चाहें। तो दोनों पॉइंट पर माइनस क्यू किस पॉइंट पर है बेटा, ए पर, प्लस क्यू किस पर है, बी पर, तो इस पर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट, पहले तो यही बात कर ले कि पॉइंट चार्ज के कारण क्या होती है, वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो होता है गाइस E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों ने प्रूव किया है, Q बाय आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें यहाँ जिसकी जरूरत है उस पर बात करें तो 8 पॉइंट ए, पहले पॉइंट को ले लेता हूं मैं, 8 पॉइंट ए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, चलिए बात कर लेते हैं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ मैं कंसिडर कर लेता हूँ E1 के लिए निकाल लेते हैं। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय ए, जो है वो P से बात करें हम लोग तो कौन से डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कहाँ पर आ रहा है ये, तो ये जो वैल्यू आ रही है P से कहाँ तक की, A तक की वैल्यू आ रही है, तो डिस्टेंस हो जाएगा PA का स्क्वायर। सॉर्ट आउट करें इसको तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन पी ए का जो स्क्वायर है, इसका वैल्यू रखे तो इसका वैल्यू आया था हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा गाइस, होल स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मुझे मिल गया E1, इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा ही हम लोग E2 की बात करें तो 8 पॉइंट बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एक बार माइनस के लिए कर लिया, एक बार किसके लिए करेंगे बेटा, प्लस के लिए। तो ये हमने एज्यूम कर लिया E2 है, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन P से कहाँ तक की डिस्टेंस, चूंकि B पॉइंट के लिए निकाल रहे तो PB का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, PA और PB दोनों इक्वल है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन हो जाएगा PB का वैल्यू रखिए, अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हट जाएगा तो E2 इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बचेगा हमारे पास। E1 इज इक्वल टू E2 की बात करें हम लोग, इसको दे देंगे हम लोग बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब जब मैं रिजल्टेंट फाइंड करूंगा तो हमें दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड, चूंकि PA और PB दोनों की डिस्टेंसेस सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी मुझे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या क्लियर हो रहा है मुझे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट the magnitude of E1 and E2 are same but opposite direction। तो मैग्नीट्यूड जो है वो E1 और E2 का क्या है बेटा, सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, एक जगह माइनस में आ रहा है, एक जगह प्लस में आ रहा है। लेकिन बात ये है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट हमें नहीं मिलेगा। तो फॉर रिजल्टेंट के लिए क्या करना रहेगा, तो रिजल्टेंट के लिए मुझे कंपोनेंट डिफाइन करने होंगे। यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड, या हम बोल सकते हैं कि डिवाइडेड इनटू द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की बात करें तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पहले हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट में दोनों चार्जेस को डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं पहला वर्टिकल कंपोनेंट से। तो वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं मैं तो दो वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे V1 और V2। V1 और क्या बनेगा V2, या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं भी वर्टिकल कंपोनेंट को वैल्यू देंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, एक बनेगा E1 साइन थीटा और एक बनेगा E2 साइन थीटा। कैसे बनेगा सर, तो डायग्राम में भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा इसको। E1 और E2 साइन थीटा कैसे बनेगा उसको भी हमें दर्शाना होगा। तो E1 और E2 साइन थीटा बनेगा, पहले के लिए मैं बात करूं तो E1 और E2 कैसे बनेगा, तो माइनस Q के लिए रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब नीचे की ओर बनेगा, तो ये बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में विच इज E1 साइन थीटा। प्लस Q के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो E2 साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोगों ने साइन थीटा इसलिए लिया है क्योंकि साइड के फॉर्म में साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसलिए हम लोग इसको साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, हार्मोनिक फंक्शन साइन किया है मैंने यूज। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि E1 और E2 साइन थीटा जो है दोनों एक दूसरे के सेम है, क्योंकि E1 और E2 हम लोग बता चुके कि E1 बराबर किसके है, E2 के बेटा। तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, और हमें रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल पहले तो मैंने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गए। अब हमें जो वैल्यू मिलना चाहिए, सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड क्यों सेम मैग्नीट्यूड, बिकॉज E1 बराबर क्या है, A2। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर इट्स रिजल्टेंट इज, अगर सेम मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। ठीक है, सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड E1 इज इक्वल टू E2 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, देयरफॉर इट्स रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, नेग्लिजिबल आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा बेटा। तो फॉर
सॉरी वर्टिकल नहीं, फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे हम लोग। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो बेस से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग कॉस थीटा को हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंगे। पहले हम लोग डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैं बात करूं तो पहले माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, ध्यान से देखिए इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल इधर आएगा तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। फिर मैं प्लस क्यू की बात करूं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन इस साइड होगी तो ये भी इस पे ही ओवरलैप करेगा, ये भी हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए। cos थीटा इसलिए लिया है क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को किस में लेंगे, cos में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे मेरे, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे E1 cos थीटा एंड क्या हो जाएगा बेटा, E2 cos थीटा। तो वैल्यू की बात करें तो हमें पता है कि रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। रिजल्टेंट की बात करें तो एट पॉइंट P रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी सर E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सिंस हमें पता है कि E1 बराबर है किसके, E2 बराबर आप ले सकते हैं कोई भी वैल्यू, मान लो E कंसिडर कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा। आप अगर चाहें तो लेट करें, नहीं भी चाहें तो E2 की जगह E1 या E1 की जगह E2 कुछ भी रख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा आपके पास 2E cos थीटा। अब हमारे पास E का वैल्यू तो है, मतलब E1 और E2 का वैल्यू तो है, कुछ भी वैल्यू रख देंगे हम लोग, लेकिन cos थीटा का वैल्यू नहीं है। तो cos थीटा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग cos थीटा का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो एक साइड पर हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर वैल्यू ऑफ cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा, मैं पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ cos थीटा की। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है, साइड के फॉर्म में बात करें तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बेस क्या है बेटा, हम लोगों ने ट्रायंगल में देखा है जो हमारा अरेंजमेंट बना है उसमें बेस क्या है, A है। और हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस का जो वैल्यू आया था, मतलब PA और PB का वैल्यू, PA और PB का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, या फिर उसकी पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, तो ये cos थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई डायग्राम से। ठीक है, बाय डायग्राम। तो वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखे, हमारे पोर्शन पर वापस आए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू E की वैल्यू, ये तो रिजल्टेंट चल रहा है, ER हम लोग लिख सकते हैं इसको, रिजल्टेंट की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, ये E रिजल्टेंट है। ठीक है, तो 2 इंटू E की वैल्यू की बात करें तो E1 या E2 दोनों में से किसी की वैल्यू भी रख दीजिए, क्या है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। इंटू में cos थीटा का वैल्यू वो है A अपॉन क्या वैल्यू निकल के आया आपके पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा आगे मैं इसको अरेंज करूं तो ये मुझे मिलेगा E रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं न्यूमरेटर में बात करूं, मीन्स अंश में बात करूं, तो ऊपर वैल्यू बन रहा है Q इंटू 2A, और अपॉन में आपको देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, इसका सेम और इसका बेस सेम है, सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है, बिल्कुल सही, पावर्स ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर है 1/2। तो इसको ही सॉल्व करें, यहीं से चलेगा हमारा, तो E रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A क्या होता है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और अपॉन में ये हो जाएगा गाइज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2। तो इसको लिखेंगे ER इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। लेकिन हमारे पास दो वैल्यू आई है, जैसे हम लोगों ने एक्सीएल में किया था वही बात मैं यहाँ पर वापस से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक्सीएल में किया था तो मेरे पास दो वैल्यूज आई है, दो में से डायग्राम में अगर मैं देखूँ तो R जो है वो A के कंपेरिजन में क्या है, बहुत बड़ा है, तो एक को हम लोग नेग्लिजिबल करेंगे तो किसको हटाना है, तो डायग्राम से ये क्लियर है कि हमें A को ही यहाँ से नेग्लिजिबल करना है रिजल्टेंट के लिए। ठीक है, तो बाय डायग्राम
R is very greater than A, then A square can be suppose negligible। तो A स्क्वायर का हम लोग क्या सपोज करेंगे, नेग्लिजिबल सपोज करेंगे। तो ये हो जाएगा E रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर A तो नेग्लिजिबल हो गया, पावर हो जाएगी 3/2, मल्टीप्लीकेशन में पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो E रिजल्टेंट इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। ये नॉन एक्सियल पोजीशन पर, यूनिट आप रिप्रेजेंट करें न्यूटन अपॉन कूलम। तो यहाँ देखिए कि जो एक्सियल पोजीशन में आया था वो 2p था और यहाँ पर क्या आ रहा है, p आ रहा है। तो मतलब ये होता है कि एक्सियल पोजीशन में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डबल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग ये बात करें कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को सजेस्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रखी हुई है, यही बना लेता है अरेंजमेंट। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके सभी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो सेम हो, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल का अरेंजमेंट आपको पता ही है, इस तरीके से एक डायपोल की रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो डायपोल जो होता है हमने उसको कंसिडर कर लिया क्या है, ए बी एक डायपोल है जिसका डायपोल लेंथ आप बहुत अच्छे से समझते हैं। डायपोल लेंथ क्या होता है, डायपोल की लेंथ होते है 2a। तो डायपोल लेंथ कितनी हो जाएगी, डायपोल लेंथ हो जाएगी 2a। ठीक है, ये डायपोल लेंथ हो गई इसकी। और अरेंजमेंट की बात करें तो एक माइनस क्यू है, एक क्या है प्लस क्यू। तो चार्जेस हम लोगों ने ले लिए। हमें निकालना है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मतलब होता है कि जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो, सेम हो, उसकी एफिशिएंसी उसकी एक्टिविटी जो है वो सेम हो। ठीक है, तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी विद कंसिस्टिंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द एंड ऑफ डायपोल, मतलब दोनों इस पे डायपोल पर एक फोर्स लगेगा पर्टिकुलर चार्ज पर, तो वो कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू, अगर Q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो ये लगेगा। यहाँ प्लस और माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन को, ये बात ध्यान रखिएगा। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस क्यू के कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस क्यू के कारण रिवर्स डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। टॉर्क का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ही एक्सिस पर घुमाना, ये बात ध्यान रखना। किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ही एक्सिस पर घुमाने के लिए जितना फोर्स लगता है, ये इसका अगर मान लो सेंटर है, इसको अपनी ही एक्सिस पर पूरी तरीके से घुमाने में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स या टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE, और इसकी लेंथ कितनी है 2 है। अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो टॉर्क क्या डिफाइन करता है, टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क क्या होता है, पहले तो हम लोग टॉर्क को ही डिफाइन कर लें। टॉर्क क्या होता है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। is called torque or couple of force। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक सिंबल होता है टाउ, क्या बोलते हैं इसको, टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाता है, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू एनी फोर्स, दोनों में से कोई सा भी फोर्स, बिकॉज यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इनटू इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस। तो टाउ इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं दी है सर, तो इसका परपेंडिकुलर डाल दीजिए। पहले तो हम लोग इसका परपेंडिकुलर लगा लें, तो इसका परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा। ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया,
ये कंप्लीट हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया मान लो डी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, डी, एफ इंटू डी। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मुझे पहले एफ तो पता है क्यू ही लग रहा है, लेकिन डी की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो फॉर वैल्यू ऑफ डी, पहले तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें। फॉर वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स किसकी वैल्यू निकालना है, डी की। परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो हार्मोनिक फंक्शन कौन सा यूज होगा, साइन थीटा। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो बाय डायग्राम साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर किसको माना है, डी को, और हाइपोटेनियस जो है हमारे डायग्राम के अनुसार हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। हाइपोटेनियस है ए बी। तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो वो मिल जाएगा मुझे ए बी साइन थीटा। और ए बी जो है वो डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायपोल की लेंथ कितनी होती है, 2a, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी 2a साइन थीटा। इस वैल्यू को मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखे बेटा। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स कितना है, क्यू ई इंटू डी की वैल्यू रखे तो डी की वैल्यू आई 2a साइन थीटा। आप यहाँ देखिए कि फॉर्म बन रहा है q इंटू 2a। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो ये हो जाएगा q इंटू 2a इंटू ई इसके साथ चले जाएगा तो ई साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है सिंस वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। सो टाउ मुझे मिल जाएगा P ई साइन थीटा। तो किसी डायपोल पर जो टॉर्क लगता है, मतलब उसको अपनी एक्सिस पर घुमाने में जितना कपल ऑफ फोर्स लगता है वो कितना लगता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। मीन्स इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर, एक हार्मोनिक फंक्शन पर, और एक क्या होता है उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी बनते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट है अगर थीटा 0 डिग्री हो, क्योंकि साइन थीटा है तो दो रिप्रेजेंट केसेस करेंगे हम लोग। एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देन टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, तो टाउ इज इक्वल टू आपको मिलेगा पी ई साइन कितना रखा मैंने 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा पी ई इंटू साइन 0 इज 0, तो टाउ इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। ये ध्यान रखिएगा कि कब टॉर्क 0 होगा, जब हम लोगों ने उसको कुछ घुमाया ही नहीं है, मतलब 0 डिग्री जैसा रखा था वैसा ही है, तो टॉर्क कपल ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ऐसे यहाँ पर पी ई टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग अगर रखते हैं तो टाउ इज इक्वल टू पी ई, यहाँ एक दूसरा केस है 90 डिग्री, 90 डिग्री रख के देख लीजिए, तो पी ई साइन 90, साइन 90 इज 1, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई इंटू 1। सो टाउ इज इक्वल टू आपको मिलेगा पी ई, जो कि यहाँ पर होगा बेटा मैक्सिमम। ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क 0 होगा, तो ध्यान रखिएगा टॉर्क 0 डिग्री पर होगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब आप उसको परपेंडिकुलर ला के रखते हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। इफ टू चार्जेस ऑफ -3 कूलम एंड +3 कूलम, मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि अगर इस तरीके का मैग्नीट्यूड का कोई सा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि सर डायपोल की बात हो रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आर केप्ट एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, वही क्वेश्चन है, वही वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने वहां पर जैसा किया था वही क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें जो गिवन है उससे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो पहले जो गिवन है उस पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो गिवन क्या है सर, गिवन है Q इज इक्वल टू 3 कूलम, ठीक है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डिस्टेंस की बात करें, मतलब डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच की, मतलब उसको क्या गिवन है, हमें डायपोल लेंथ गिवन है। डायपोल लेंथ मतलब 2a गिवन है, कितना है सर, 10 सेंटीमीटर। मैंने बेटा कल कन्वर्जन समझाया था, 0.1 मीटर लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 मीटर लिख सकता हूँ गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हमारे पास Q है, 2a है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा सर हमारा P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। सो P इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, Q का वैल्यू कितना है 3 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 10⁻⁻1, और यूनिट लिख दीजिए कूलम इंटू मीटर।
इक्वेशन फर्स्ट, हमें P मिल गया। दूसरा गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन अपॉन कूलम। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 20 न्यूटन अपॉन कूलम। तो इंटेंसिटी लिखा गिवन है हमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार यूनिट्स भी जजमेंट कर दे देती है कि क्या वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, E इज इक्वल टू गिवन है 20 न्यूटन बाय कूलम, यह वैल्यू गिवन है। विथ मैकिंग एंगल 45 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है सर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। 45 डिग्री मतलब थीटा हमें गिवन है सर 45 डिग्री। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क की अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने निकाला, टॉर्क इज इक्वल टू होता है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। सो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस PE साइन कितने डिग्री 45 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो गिवन वैल्यूज है पहले तो हम लोग साइन 45 की डिग्री पर बात कर लें, रफ में साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। आपको पता ही है 0, 30, 45 इस तरीके से लिखा जाता है। और नीचे अपॉन की बात करो तो मैं 0/4, 1/4 और क्या लिखा रहता है बेटा 2/4, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो इसका रूट, ये सब रूट में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स 1 क्या आ जाएगा बेटा 1/√2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमारे पास है 1/√2। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 45 की, वो क्या निकल आएगी 1/√2। ये तो मैंने आपके लिए बता दिया कैसे करना है। तो वैल्यूज रख दी है, पुट द वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू P का वैल्यू निकाल चुके हम लोग। सो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस, टाउ इज इक्वल टू P का वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁻1 इंटू E कितना गिवन है 20 गिवन है सर, इंटू साइन कितना डिग्री 45 डिग्री। सो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 इंटू 20 इंटू 1/√2, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 3 × 10⁻⁻1। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो सॉल्यूशन में हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं 2 × 10 इंटू 1/√2। अगर आप चाहें तो चेंज करें, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 10 इसलिए मैंने लिखा कि इसकी पावर 1 हो गई, 1 और 1 -1 + 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 0, तो 10 की पावर हट जाएगी। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6 /√2, ये टॉर्क आ गया। और अगर यूनिट की बात करें तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अभी हम लोगों ने लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहे तो √2 का वैल्यू रखें और फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोगों को आगे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अरेंजमेंट मैंने अभी बनाया था उसी अरेंजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अभी आपको बताया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम रहे सर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम। इस पर रखा मैंने एक डायपोल, चलिए डायपोल एक कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ये डायपोल रख दिया हम लोगों ने। चार्जेस की बात करें -q, अभी जो पहले क्वेश्चन में किया था वही पूरा अरेंजमेंट में यहाँ बना रहा हूँ, B + q चार्ज हो गया। डायपोल लेंथ की बात करो तो टोटल कितनी हो जाएगी 2a, चूँकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं टॉर्क से रिलेटेड डील कर रहा हूँ। तो टॉर्क में अभी जैसे मैंने बनाया था तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मुझे ड्रॉ करना होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम लोगों ने कंसिडर कर ली कितनी होती है d। ये पूरा मेरा कंप्लीट डायग्राम बन गया बेटा। एक चीज़ उसमें और जो ऐड होने वाली है कि इसमें जो फोर्स लगेगा हर एक पॉइंट पर वो कितना लगेगा, F = QE, और यहाँ पर भी F = क्या लगेगा, QE। बात कर रहे हैं वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल, वर्क फाइंड करना है। आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की मैं बात करूं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पर कौन सा लगेगा, चूंकि डायपोल को अपने एक्सिस पर घुमाने के लिए बात हो रही है तो यहाँ पर फोर्स की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, टॉर्क, क्योंकि हम लोग कपल ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, कपल ऑफ फोर्स लगेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्क, इनटू इसका क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट। चूंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम इसे एंगल के फॉर्म में घुमाएंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो पहले जो हम लोगों ने थ्योरी यहाँ पर कंसिडर करके रखी है, थ्योरी जो बना के रखी है, पहले उसको आप लोग समझ लीजिए। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी विद कंजिस्टिंग चार्जेस -q एंड +q कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पहले मैंने बताया तो वैसा ही लिखा हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ डायपोल इज 2 है एंड डायपोल मोमेंट इज p देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि टाउ इज इक्वल टू कितना लगता है बेटा, p sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू कितना लगता है, p sin थीटा। हमें निकालना है वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू, अभी जो मैंने बताया वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों दिया आप समझ रहे हो, क्योंकि एंगल के फॉर्म में वो चेंज हो रहा है। सो वर्क W इज इक्वल टू हो जाएगा, टॉर्क को मैं रखूंगा टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, d थीटा। ठीक है, ये तो हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर पूरा लिमिटेड निकालना है कि कहाँ से कहाँ तक मैं कर रहा हूँ या वर्क डन कितना हो रहा है, पूरा मैं एंगल के फॉर्म में अगर निकालना चाहूँ कि कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग नेट वर्क डन निकाल सकते हैं। वो उसके लिए एक मेथड होती है, ध्यान रखिएगा, नेट वर्क डन के लिए या किसी भी चीज़ को एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन एक मेथड होती है। तो नेट वर्क डन टू टर्निंग अ डायपोल फ्रॉम, हम कंसिडर कर लेते हैं 0 से थीटा तक। ठीक है, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से थीटा, किसका इंटीग्रेशन करना है, dW का। वैल्यूज रखिए तो W इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 0 टू थीटा, टाउ का वैल्यू p sin थीटा, इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग करके आए हैं d थीटा। इंटीग्रेशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसका फंक्शन है, मतलब यहाँ पर थीटा का फंक्शन है तो उसी के साथ इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का कॉस थीटा। सो वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रूल है, लिमिट है 0 टू थीटा। अब यहाँ और एक टर्निंग पॉइंट है, मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, ऑन अप्लाइंग लिमिट। अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे वो ध्यान रखिएगा, अगले भी क्वेश्चंस में इसकी जरूरत होने वाली है। ऑन अप्लाइंग लिमिट, लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE, लिमिट होती है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसकी जगह होगी, जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस, अपर लिमिट है थीटा और लिमिट है, लोअर लिमिट है 0 डिग्री, तो 0 लिखेंगे, वैल्यू रख दी मैंने। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री। सिंस वी नो दैट कॉस 0 डिग्री इज 1, हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1। देन नेट वर्क हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, PE माइनस कॉस थीटा प्लस 1, PE माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और कॉस 0 डिग्री इज 1। अरेंज कर दीजिए तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। इतना नेट वर्क डन होता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डायपोल को घुमाने में, टर्निंग अ डायपोल। स्पेशल केस तो कॉस थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर भी स्पेशल केसेस की बात कर सकते हैं। तो स्पेशल केस क्या होंगे, तो अभी जैसे मैंने आपको 2 साइन थीटा फंक्शन में 2 बनाए थे, यहाँ आप चाहे तो 2 3 कितने भी बना सकते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो कॉस 0 डिग्री हो जाता है 1। तो देन
वर्क डन क्या हो जाएगा, तो देन वर्क डन हो जाएगा सर W इज इक्वल टू, अभी मैंने निकाला है फॉर्मूला PE 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज रखिए W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। सो W इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज PE 1 माइनस 1, ठीक है। सो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो W इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 0 में किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा गाइज, तो ये हो जाएगा 0। ये तो मैंने निकाल लिया एक कंडीशन में। एक तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, से ले लीजिए थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है गाइस 0, ठीक है। तो देन वर्क डन, ऐसे ही केसेस बनाना है बेटा, और इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं कि कब वर्क डन ज़्यादा होगा, कब 0 होगा, कब मिनिमम होगा। तो निकालते हैं, W इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है PE 1 माइनस कॉस कितना डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस 0, तो W इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा PE, जो कि होगा बेटा मिनिमम वर्क डन, ठीक है। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़े, कॉस फंक्शन है तो आप एक और ले सकते हैं, तीसरा ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लीजिए। चलिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो कॉस 180 इज इक्वल टू हो जाता है -1, कॉस 180 डिग्री कितना हो जाता है -1, तो देन वर्क डन ऐसा कैसा इसमें भी निकाल लीजिए। वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, सो W इज इक्वल टू PE, वैल्यू रखिए 1 माइनस -1 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा PE 1 + 1, और W इज इक्वल टू हो जाएगा 2PE, जो कि होगा मैक्सिमम। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब क्या वैल्यूज निकल के आती है। तो 0 डिग्री पर 0 मिलेगा, 90 डिग्री पर आपको मिलेगा मिनिमम, और 180 डिग्री पर मिलेगा मैक्सिमम, जो कि 2PE है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइस, मेन क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।